कि RAS प्रीलिम्स 2024 आने ही वाला है, 2025 सॉरी आने ही वाला है। पेपर है 2 फरवरी को और लगभग 1 महीना बाकी है। तो अब 30 दिन में हमें क्या करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जिसमें हम कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कभी फ्री टाइम होगा तो मैं आपको और स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और अपने को एक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और कैसे कम चीज़ें पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। उसमें एक बहुत अहम चीज़ है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों आज हम उठाने जा रहे हैं साल 2023 के RS साल 2023 के RS प्री का पेपर है ये, और हम इसमें सिर्फ आंसर ही नहीं जानेंगे, आंसर के सॉल्यूशन को भी समझेंगे। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि कई बार PYQs एकदम हूबहू रिपीट हो जाते हैं या फिर उनसे मिलता जुलता उसमें से कोई एक ऑप्शन उठा के नया सवाल बना दिया या उसी सवाल से सॉल्व होने वाला कोई दूसरा सवाल बना दिया। तो ऐसे में जिस बच्चे ने वो पुराने सवाल पढ़े होते हैं उसको बहुत फायदा होता है। तो अब समय बर्बाद किए बिना बिल्कुल नई एनर्जी के साथ और बहुत जल्दी संक्षिप्त रूप में फास्टली हम पढ़ेंगे RS प्री 2023 का पेपर है। सबसे पहला सवाल कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। अब इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सिलचर को पोरबंदर से। तो अब आपको बता दूं मैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसको कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है नेशनल हाईवे 27। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और टोटल जो है ये 3300 किलोमीटर का है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अपनी परियोजना है, भारत को इंपॉर्टेंट एक जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से राज्य हैं। तो एक तो सबसे पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, और असम का जो आखिरी कोना है वो सिलचर में जाके ये एंड हो जाता है। तो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर पे जाके एंड हो जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल, इसमें से गलत युग्म को छांटना है। ये सवाल RPSC ने डिलीट कर दिया था, तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। यानी अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में आपको इसको सेट करना है ऑन द ऑर्डर ऑफ रेनफॉल, बारिश के हिसाब से सेट करना है, ज्यादा बारिश से कम बारिश वाले इलाके में। तो इसका सही ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर में, उससे थोड़ी कम राजसमंद में, और इन दोनों से कम जालोर में बारिश होती है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना, उसमें ऑर्डर सही नहीं है। और वैसे इसको एक अगर कॉमन सेंस से देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो राजस्थान में 2 वजह से होती है। एक तो बे ऑफ बंगाल से जो आने वाला है और एक अरेबियन सी से जो आने वाला मानसून विंड से। तो ज्यादा जो बारिश होती है ना राजस्थान में, वो बे ऑफ बंगाल वाली मानसून विंड से होती है। और हम देखते हैं ये वाली जो बे ऑफ बंगाल मानसून विंड है, तो यहाँ वाले जो इलाके होंगे इसमें ज्यादा बारिश होगी। और जैसे जैसे हम राजस्थान में पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये बारिश का क्रम जो है, जो बारिश की संख्या मतलब बारिश का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। इसलिए हम अगर इस ऑर्डर से भी देखें तो धौलपुर सबसे ईस्ट में है, राजसमंद थोड़ा सा उसके वेस्ट में है और जालोर सबसे वेस्ट में है। अगला सवाल, निम्न में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। Which 3 rivers of the following form त्रिवेणी संगम। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बनास, मैनाल और बेडच। ये तीनों नदियां जो है इनका एक त्रिवेणी संगम बनता है मांडलगढ़ में। कहां बनता है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहां पर है? मांडलगढ़ आपके भीलवाड़ा में है, ये पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है और वो 3 नदियां हैं बनास, मेनाल और बेडच नदी।
अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यानी भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो राजस्थान के पूरे एरिया का कितना परसेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 4.87%। 4.87% है। तो राजस्थान के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 4.87% जो है ना वो आपका फॉरेस्ट कवर है। कितना है? 4.87%। अगला सवाल, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? ये वाला तो सवाल शायद डिलीट कर दिया गया था। वैसे इन जनरल अगर आपको बताया जाए तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा इंडिया में कहां प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा में। ठीक है, बॉक्साइट सबसे ज्यादा इंडिया में उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। और माइका जो है वो सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। आंध्र प्रदेश में लगभग देश का 47% माइका प्रोड्यूस होता है और उड़ीसा में जो है देश का लगभग 49%, यानी पूरे देश का आधा बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। वैसे ये सवाल डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा। अगला सवाल, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, कहां हुआ था? शुगर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन बीट रूट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, बिल्कुल ये श्री गंगानगर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 श्री गंगानगर में स्थापित किया गया था। और कहां पर? जो गंगानगर शुगर मिल्स है वहां पर यह स्थापित किया गया था। ये एक्चुअली साल 1968 में एक प्रोजेक्ट चलाया था। किसने चलाया था? श्री गंगानगर शुगर मिल्स ने चलाया था। और उन्होंने कोशिश की थी कि हम बीट रूट से चीनी बनाएंगे, पर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो द गंगानगर शुगर मिल्स है ना वो कब स्टैब्लिश हुई थी? वो हुई थी साल 1935 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आगे। तो 1935 में श्री गंगानगर शुगर मिल्स स्टैब्लिश हुई थी। श्री गंगानगर शुगर मिल्स 1935 में स्थापित की गई थी। अगला सवाल, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। अच्छा, कौन कौन से राज्य बताने हैं इसमें? कौन कौन से राज्य हैं जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा है, सिर्फ 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान। अब माही आपको पता है नीचे दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में माही बहती है, तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गुजरात के साथ ही होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो माही बजाज सागर डैम है ना, अब इसमें शब्द ये जो बजाज है ये कहां से आया है? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज, श्री जमनालाल बजाज के नाम पे ही रखा गया है इसका नाम, जमनालाल बजाज। तो उन्हीं के नाम पे हमने इस डैम का नाम रखा है माही बजाज सागर डैम, है ना। ये परियोजना भी है और एक डैम भी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना है अपने को। साल 2009 से 2011 यानी इन 10 सालों के बीच में जो दशकीय यानी एक 10 साल में होने वाली जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कहां हुई है ये बताना है हमको। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्री गंगानगर। तो सब सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है श्री गंगानगर में। दूसरे नंबर पे मतलब स्मॉलेस्ट है वो है झुंझुनू और तीसरे नंबर पे आपका पाली आता है। ठीक है। अब अगला सवाल, राजस्थान में कालाकूटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामुरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं ये बताना है। तो दोस्तों ये मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखा जाए। नाम याद रखना, कालाकूटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामुरी। और ये सारे कौन से जिले में है ये आप बताइए।
ये ये मधुर जो सॉरी ज्यादातर ये जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है ना, ये अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल, काली सिंधी सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर है? काली सिंधी सुपर ताप बिजली स्टेशन, काली सिंधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? झालावाड़ में है। ठीक है, इसको कौन चलाता है? RVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, और ये काली सिंधी, देखो काली सिंधी नदी के पास में है। क्यों? क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट है ना, उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जनरली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो किसी नदी के आसपास ही स्टैब्लिश किए जाते हैं। अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है ना? ऐसे सवालों में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा है, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो इसका सही आंसर देखो, बस्सी तो चित्तौड़गढ़ में है, रामगढ़ वन विहार धौलपुर में है, ये नहीं है। शेरगढ़ आपका बूंदी में नहीं है, तो ये मतलब ये गलत है। आपको यही बताना है इसमें आंसर। शेरगढ़ कहां पर है? शेरगढ़ आपका 12 जिले में है। 12 जिले में है शेरगढ़ आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आगे अगला सवाल है, माही कंचन एंड RCB 911। माही कंचन और RCB 911 एक हाइब्रिड प्रजाति है, हाइब्रिड वैरायटी है, किस किस की है? माही कंचन तो है आपके मक्के, इसकी, हाँ मक्के की है माही कंचन, तो चलो तीनों में मक्का है। और RCB आपके बाजरे की है। ये रहा ऑप्शन 3 आंसर है इसका। माही कंचन और RCB 911 जो है वो मक्के की और बाजरे की है ना। तो RCB 911 किसकी है? बाजरे की वैरायटी, बाजरे की वैरायटी। और माही कंचन आपके मक्के की यानी मेज की है। ठीक है, अगला, अब पॉलिटी का सवाल आ गया। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर क्या बताना है अपने को कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डिक्लेयर्ड टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस फाइनल सेशन। हाँ, आखिरी सेशन में डिसाइड कर दिया था कि राजेंद्र प्रसाद ही हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। और पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, कमेंट सेक्शन में बता देना कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा जो बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनाई गई थी, वो सबसे पहले उसकी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, है ना। एक और सवाल बता देना साथ ही साथ में कि हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे। अगला सवाल, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? अच्छा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा जो संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पहले 8 ही शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन से 9th शेड्यूल जोड़ा गया, 9th शेड्यूल जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन से। ठीक है, और ये क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि उस समय जो पहला अमेंडमेंट लेके आए थे, जमींदारी को अबॉलिश करना था, लैंड रिफॉर्म्स करने थे, उसके लिए एक नवा संशोधन सरकार लेके आई, पहला संशोधन लेके आई थी और नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला सवाल, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, अपने से पूछ लिया है इसने कि मेनका गांधी वाद में, अच्छा गलत बताना है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सी बात है जो मेनका गांधी केस में नहीं हुई थी? इसका आंसर देखो, ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे
उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। कानून द्वारा, वैसा आंसर यही आ गया, पहला गलत है, और फिर भी अपन पढ़ लेते हैं आगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। हाँ बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना यूएसए में, उससे मिलता जुलता है अपना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ इंडिया में है। और आर्टिकल 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, ये तीनों एक गोल्डन ट्रिनिटी बनाते हैं संविधान में। और जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। हाँ, संविधान में कहा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि जो आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है ना, वो सिर्फ एक जानवर की तरह जीने का अधिकार नहीं है, एक इंसान की तरह जीने का अधिकार है। और इंसान कैसे जीता है? गरिमा के साथ जीता है। तो ये भी बात कही गई थी। पहला गलत है, ठीक है, याचिकाकर्ता पर नहीं है वो बार। नथमल जी की हवेली कहां पर है? हाँ दोस्तों, नथमल जी की हवेली कहां पर है? नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है। ठीक है, कब बनी थी? 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? दो भाइयों ने बनाई थी। दो भाई थे आर्किटेक्ट, एक का नाम था हाथी और एक का नाम था लुलू। दो भाइयों ने बनाना चालू किया। तो जैसे ये हवेली है, एक तरफ से इस भाई ने बनाना चालू किया हाथी ने, एक तरफ से लुलू भाई ने बनाना चालू किया। अब बनाते बनाते क्या हुआ कि एक ने थोड़ा अलाइनमेंट ऊपर इस तरीके से बना दी और एक का अलाइनमेंट थोड़ा नीचे रह गया। तो इस वजह से हम आज भी देखते हैं ना नथमल की हवेली, उसमें थोड़ा सा लेफ्ट और राइट में अलाइनमेंट अलग अलग है थोड़ा सा, पर फिर भी वो इतनी खूबसूरत लगता है, वो मिसमैच अलाइनमेंट ही इतना अच्छा लगता है कि वो अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। ठीक है, और इसको नथमल की हवेली इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जैसलमेर के, उनका नाम था दीवान मोहता नथमल। तो उनकी यह हवेली हुआ करती थी। क्या नाम था उनका? जैसलमेर के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जैसलमेर के प्रधानमंत्री का नाम था दीवान मोहता नथमल। ठीक है, आगे बढ़ो। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। गलत बताना है अपने को, इसमें से गलत कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 बार इस पद पर रहे। नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद में तो अभी अपने कांग्रेस गवर्नमेंट में जो डॉक्टर आपके हामिद अंसारी जो थे ना, डॉक्टर हामिद अंसारी, वो रह चुके हैं 2 बार लगातार राज्यसभा के सभापति के रूप में। 2 बार उन्होंने सर्व कर लिया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत ही बताना था, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, बाकी वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लेना, बाकी सारे सही हैं। फिर हम देखते हैं 19वां। ये कहता है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत बताना है इसमें से। और ये तो डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा सवाल में खराबी है, ये डिलीटेड है सवाल, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 20। मैच द फॉलोइंग। इसमें बताना है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल और उसके आर्टिकल दोनों को मैच करना है। ठीक है भाई, तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये कहां पर आता है अपने? ये हमें आर्टिकल मिलता है फ्री लीगल एड की बात तो आर्टिकल 39A में होती है। तो ए का आंसर 2 हो गया ना। अब ए में 2 में है तो 2 होगा या 4 होगा इसका सही आंसर। और देखते हैं आर्टिकल अपना पंचायती राज के लिए तो 40 है, वो तो यहाँ गिवन नहीं है। और क्या कहता है आपका आर्टिकल 48 है जो वो एनवायरनमेंट की बात करता है, ये सही बात है। और सी का क्या है भाई ऑप्शन? आर्टिकल 41 ही करता है राइट टू वर्क की बात, ये तो सामने ही है। और डी का 4 हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से डी का 4 इन दोनों में ही है और सी का 3 इसमें नहीं, इसमें तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? Which of the following section of RTI
इज नॉट रिलेटेड टू द फंक्शंस एंड पावर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो CIC के पावर और फंक्शन की बात कौन सा नहीं करता है? इसमें है आपका सेक्शन 12 नहीं करता है। इफेक्चुअल सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है निम्न में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? मतलब एक इंटर गवर्नमेंट काउंसिल बनाना था, ना कि इंटर स्टेट काउंसिल। ऐसी रिकमेंडेशन कौन से आयोग ने की थी? ये की थी सरकारी आयोग ने की थी, सरकारी कमीशन ने की थी बात। बिल्कुल 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 ये सरकारी आयोग ने की थी। और अगला सवाल, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 में लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। द लोकसभा इलेक्शन एंड हो कांग्रेस सिस्टम। हाँ, ये बात तो सही है, ये उन्होंने कहा, आपके इनका क्या नाम था, डॉक्टर रजनी कोठारी ने कहा ये बात। डॉक्टर रजनी कोठारी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये बात कही है कि साल 1989 जो है ना, वो कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया हमारे देश। 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। हाँ, तो ये भी बात सही है। मतलब कांग्रेस एज ए सिस्टम खत्म हो गया था, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया था, पर फिर भी 1989 के चुनाव में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। उसके बाद हम देखते हैं 1989 के बाद से जो कोलिशन जो गवर्नमेंट है ना, वो बनना चालू हुई, और ये साल 2014 तक चलती रही कोलिशन गवर्नमेंट। और अभी जो चुनाव हुए हैं ना साल 2024 में, इसमें भी हमने देखा है कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ना। 2014 और 19 में बीजेपी की तो सिंगल ही मेजोरिटी थी, अकेली बीजेपी के पास मेजोरिटी थी। पर 2024 में सिंगल बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, उसके पास सपोर्ट है एनडीए जो अपना गठबंधन इन्होंने बनाया है, खासकर कि नीतीश कुमार और आपके तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट बहुत जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट पी एंड लिस्ट आर। अच्छा, ये आपके CAG के आर्टिकल्स गिवन है और उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा आर्टिकल किस चीज को डिस्क्राइब करता है CAG के बारे में। ठीक है भाई, तो आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ CAG की बात होती है, हाँ आर्टिकल 148 में ही होती है, बिल्कुल होती है। और भी ड्यूटीज एंड पावर ऑफ CAG, ड्यूटीज और पावर की इसकी होगी 149 में होती है। और आपका फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एंड द ऑडिट 150 में होगा ये, संघ के खातों का प्रपत्र। और आगे क्या है, ऑडिट रिपोर्ट्स, बस एक बच गया। तो ये तो इसका आंसर 1 का 1 है, ये का 1 ये आंसर हो गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा इसका। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मतलब गलत स्टेटमेंट अपने को बताना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बिल्कुल ली थी, लॉन्गेस्ट टेन्योर भी नहीं कर रहा है। और 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, बिल्कुल थे साहब, हरिदेव जोशी ही थे। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, नहीं, बरकतुल्ला खान नहीं रहे थे, हीरालाल देवपुरा रहे थे। कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा रहे थे, सबसे कम समय के लिए बने थे। कितने समय के लिए बने थे? ये सिर्फ 16 दिन के लिए बने थे अपने हीरालाल जी, 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। तो इसका आंसर मिल गया हमको, आंसर 3 है इसका। फिर भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, हाँ ये मनोनीत थे, बिल्कुल। आगे, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? मिनिमम हमारा जो राजस्थान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कितने हो सकते हैं? मिनिमम 12 हो सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ये तो सही है। आपको पता होगा कि 11 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो मिनिस्टर हो सकते हैं और 1, तो ये तो मिनिमम संख्या है। कितनी हो सकती है? अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 30 हो सकती है। ये पता कैसे लगता है कि मैक्सिमम कैसी होगी? तो जो 91st अमेंडमेंट एक्ट है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार लेके आई, और उन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% होगा वो उस स्टेट की मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज होगी। तो राजस्थान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज कितनी है?
मतलब राजस्थान के टोटल एमएलएज हैं 200, तो 200 का 15% कितना हुआ 30। तो राजस्थान में मैक्सिमम 30 मिनिस्टर हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है ना। और ये साल 2003 में आया था, ये भी बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता था। अगला सवाल, 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था। ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसका सिंपल सा आंसर है 129 था। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें राजस्थान विधानसभा के हर सदस्य का मत मूल्य 129 था। ये कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपके जितने भी टोटल पॉपुलेशन है ना, उसको जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, मान लो राजस्थान में 8 करोड़ लगभग लोग हैं, तो उसको डिवाइड कर दो आपके टोटल एमएलए कितने हैं, है ना। और ऑफकोर्स ये पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा करोड़ों में होगी, तो इसलिए थोड़ा इसको फ्रैक्शन को कम करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे एमएलए की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है। आगे, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ। मतलब राजस्थान के हाई कोर्ट में अगर किसी जज को अपॉइंट करना हो, चीफ जस्टिस को नहीं, बाकी किसी और जज को अपॉइंट करना हो, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर किस किस की सहमति लेगा, किस किस का परामर्श लेगा साथ में। तो ये सबसे पहले आपका देखते हैं ऑप्शन क्या है। राजस्थान के राज्यपाल का लेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का लेगा, और इसका लेगा। ठीक है, राजस्थान, हाँ, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा ना, तीनों का ही लेगा, बिल्कुल। हाँ, सवाल 29, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। हाँ, तो ये अपने राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कहने पर जो राज्य प्रमुख का पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो जस्टिस फजल अली के अंडर में बैठा था साल 1953 में। ठीक है, इसने कहा था कि जो राज प्रमुख का पद है उसको खत्म कर दो और राज्यपाल की व्यवस्था करो। और फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए थे, 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके तहत राज प्रमुख को खत्म करके राज्यपाल की व्यवस्था लेके आए थे राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, श्री गुरमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, कौन थे राजस्थान के पहले गवर्नर, श्री गुरमुख निहाल सिंह। Which of the following is not a part of Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructure Corporation Limited? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूछा है। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नहीं है। हाँ, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नहीं है, तो राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीनों उसमें शामिल है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड उसमें शामिल नहीं है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना साल 1970 में हुई है। अगला, किस संशोधन अधिनियम द्वारा थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम विकास सेवक से उसको अधिकारी बना दिया भाई को, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये उस समय मैं तैयारी कर रहा था, मुझे ध्यान है अच्छे से, ये आया था 2021 में। तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2021 में ये बिल्कुल आया था। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना, राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है, आज के लिए ज्यादा हो गया क्या?
तो चलो फिर बचा कुचा अब जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। तो अपन ने लगभग 31 तक पढ़ लिया है, 30 से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो और मजे से जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।